नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक काफी रोमांचक, काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज आई है। जब हमारे देश में इलेक्शन होने हैं, उसी दौरान, उसी से जस्ट पहले इलेक्शंस का अभी फेज बताने वाले थे। अभी अभी कैलेंडर आने वाला था कि कब कौन से इलेक्शन कहां पे होंगे। तो उससे पहले ही जो अरुण गोयल जी हैं, जो हमारे इकलौते इलेक्शन कमिश्नर, एक तो सीईसी है राजीव कुमार जी, उनके अलावा जो एक इकलौते ईसी बचे थे, तो उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा राष्ट्रपति जी ने मंजूर कर लिया है। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है उस समय पे जब इलेक्शन कमीशन पूरे देश में राउंड लगा रहा था। कई सारी हर जगह प्रिपरेशन को रिव्यू किया जा रहा था और संघ के जो हमारा होम मिनिस्ट्री है उनके सेक्रेटरीज के साथ, ऑफिसर्स के साथ, साथ ही रेलवे ऑफिसर्स के साथ, कि देश में कैसे कैसे हमारी जो सिक्योरिटी, सशस्त्र हमारी सेवाएं हैं, बल हैं, इनको कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कहां कहां पे लेके जाना होगा, क्या क्या हमारा प्रोसीजर होगा। ये आज मीटिंग हो रही थी इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। अब इसी मीटिंग के दौरान ही मतलब हमें ये बाहर आती है न्यूज कि एक गैजेट आ गया है सरकार का, जिसमें ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है और अरुण गोयल जी ने अब इस्तीफा दे दिया। अब ये कितनी बड़ी बात है कि एक तरफ हमारे यहां रिपोर्ट आती है वीडेम की, अभी हमने उसके बारे में कल ही पढ़ा था। फिर एक तरफ हमारे यहां पे ये बात होती है कि हमारे इलेक्शन होने वाले हैं, इतने बड़े इलेक्शन होने हैं। अब पिछली बार 90 करोड़ वोटर्स थे रजिस्टर्ड, जिनको कि इलेक्शन ये जब इलेक्शन में हिस्सा लेना था। अब उसके बाद अब जो 2024 में जो इलेक्शन होना है, यहां पे अब इकलौते ओनली सीईसी बचे हैं राजीव कुमार जी, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि एक हमारे देश में जो इलेक्शंस का जो हमारा डेमोक्रेसी का त्योहार है, अब कैसे मनवा पाएंगे, कैसे इसका हो पाएगा, इसी बॉडी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। इस बॉडी में जो मुखिया होते हैं, सीईसी होते हैं, साथ ही +2 तो 1+2 सीईसी +2 इलेक्शन कमिश्नर, इनकी संख्या होती है। अब जो सीईसी हमारे एक राजीव कुमार जी तो थे ही थे, इनके नीचे एक और एक दूसरे EC1 और EC2। अब EC2 की वैकेंसी पहले से ही लगी हुई थी ऑलरेडी हमारे पास, बस अरुण गोयल जी थे। अरुण गोयल जी ने भी आज इस्तीफा दे दिया है। तो अब कुल मिला के दोनों के दोनों अब ईसीज की पोस्ट जो है वो खाली हो रखी है। ये इस समय इलेक्शन कमीशन का हाल है। पूरा जानना है कि भाई अरुण गोयल जी ने एकदम से इस्तीफा क्यों दिया, क्या वजह रही होगी। और जब इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे इनका अपॉइंटमेंट हुआ था तो इनके खिलाफ केस भी गया था, इनके अपॉइंटमेंट के खिलाफ केस गया था कि सुप्रीम कोर्ट में, सर ये कैसे हो रहा है, इनका अपॉइंटमेंट क्यों हो रहा है। पूरी बात जाननी है। आज विश्वास दिवस का आखिरी दिन है। आपको अगर ऑफर अवेल करने हैं देन यू कैन अवेल देम, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी हुई है, यू कैन गो एंड चेक। नाउ क्या हो रहा है, अरुण गोयल जी ने जब आज इस्तीफा दिया, इसके बाद से ही घटनाक्रम शुरू हो गया कि सर क्या बात है कि एक इतना बड़ा 37 साल के करियर वाले आईएएस ऑफिसर जो सेक्रेटरी लेवल के रहे हैं, जिन्होंने यूनियन हैवी इंडस्ट्रीज के पूरी मिनिस्ट्री संभाली थी, सेक्रेटरी रहे थे, इसके पहले पंजाब में थे, पंजाब में इन्होंने काफी कुछ काम किया था। पंजाब में इन्होंने चंडीगढ़ का रिवैम्प, पूरा रीडेवलपमेंट, साथ ही इसके अलावा ईवी पॉलिसीज जो होती हैं उसके लिए इन्होंने काफी काम किया। इन्होंने फैक्ट्रीज को, कंपनीज को काफी इंसेंटिवाइज किया था और काफी इन्होंने बताया था कि हम कैसे कैसे पब्लिक एक्सचेकर का, यानी कि सरकार का पैसा हम 25% तक बचा सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि इन्होंने कितना कुछ काम किया, कितनी कुछ इन्होंने मेहनत करी है, उसके बाद जाके इनको ईसी बनाया गया था। अब ये सोचने वाली बात है कि जब गोयल जी का 37 साल का करियर होने ही वाला था खत्म, क्या हुआ कि इन्होंने 18 नवंबर को VRS यानी इन्होंने रेजिग्नेशन डाला था कि मुझे नहीं अब और काम करना, आई हैव वर्कड टू मच। 2022 आज से 2 साल पहले नवंबर में, 18 नवंबर को इन्होंने डाला रेजिग्नेशन। इसके बाद क्या होता है, अगले दिन 19 नवंबर को राष्ट्रपति मुर्मू जी ने इनके नाम पे हस्ताक्षर कर दिया कि अब ये होंगे इलेक्शन कमिश्नर। ये ऑलरेडी एक वर्किंग आईएएस ऑफिसर थे, इन्होंने अपना पद छोड़ा, जहां पे सेक्रेटरी थे ये, इन्होंने वो छोड़ के इन्होंने बोला मैं रिजाइन कर रहा हूं। अगले दिन ही इनका अपॉइंटमेंट हो जाता है एज ईसी, एज इलेक्शन कमीशन। यही बात हुई जब ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। अब हमें याद है सुप्रीम कोर्ट में March 2, याद आ गई डेट, जब March 2 को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, 5 जजेस की बेंच ने ये बोला था कि अब से जब भी इलेक्शन कमीशन में किसी भी आयोग में जो ऐसे चुनाव आयुक्त का जब अपॉइंटमेंट होना होगा तो उसमें एक होंगे प्राइम मिनिस्टर, गुड, एक होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, और एक होंगे खुद CJIG। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का जो रोल है बहुत बड़ा है। हमें इंडिपेंडेंस, हमें स्टेबिलिटी इंश्योर करनी है, देश में फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने हैं। यहां पे ही इसीलिए जरूरी है कि ऐसी एक कमेटी हो, हाई लेवल कमेटी हो, जो कि
इंडिपेंडेंटली ऑफिसर का सिलेक्शन करे, ठीक है। हमें याद है उसके बाद फिर केंद्र सरकार एक बिल लेके आ जाती है, एक एक्ट लेके आ जाती है, सीईसी का अपॉइंटमेंट, जिसमें सीईसी को इक्वल कर दिया गया है टू अ सेक्रेटरी। पहले सीईसी और जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर हैसियत रखते हैं। अब इनके बाद इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, जो जो ओहदा है, उसको कम कर दिया गया, और साथ ही ये भी ट्वीक कर दिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसको नकार ही दिया। सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई सर को जो इन्वॉल्व होना था इस कमेटी में, तो उस बिल के उस एक्ट की वजह से हमने बोल दिया कि अब सीजीआई सर की जरूरत नहीं है। अब क्या होंगे, प्राइम मिनिस्टर, नेता प्रतिपक्ष, स्पीकर महोदय और एक गृह मंत्री या होम मंत्री, कोई भी हो सकते हैं दूसरे, और एक कोई यूनियन मिनिस्टर, ठीक है। ये होंगे, अब नई कमेटी होगी जो कि हमारे किसी इलेक्शन कमीशन, भाई किसी भी ऑफिसर का जब ये जब अपॉइंटमेंट होना होगा तो उसमें वो अपना सारा प्रोसेस बनाएंगे, सिलेक्शन करेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जाती है पेटिशंस, कि अच्छा क्या करना है सर। पेटिशंस यही जा रही थी कि सर जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक जजमेंट दे दिया, फिर अरुण गोयल जी का जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है। यहां पे ही एडीआर संस्था, अभी उसके बारे में भी जानना है कि एडीआर क्या होती है। ये तो सबको पता है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक संस्था है जो कई ज्यादा बार सुप्रीम कोर्ट में जाती है, कई सारे केसेस लेके जाती है जो आम जनता को पता ही नहीं होते हैं कि क्या क्या हो रहा है पीठ पीछे। अब एडीआर संस्था जो है, एडीआर संस्था ये केस भी लेके गई कि सर अरुण गोयल जी का जो अपॉइंटमेंट हुआ है इसमें हमें कोलूजन दिख रहा है, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे। अब यहां पे कि एग्जीक्यूटिव की जो डिस्क्रेशन है उसको हमें हटाना था कि एग्जीक्यूटिव की मनमर्जी ना चले, यानी सरकार की, केंद्र सरकार की मनमर्जी ना चले, और एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म बन जाए टू अपॉइंट सीईसी एंड ईसीस, ठीक है। फिर कोर्ट ने बोला था कि आप सेंटर को, कि आप केंद्र सरकार को, कि आप सारी सारी फाइल लेके आइए कि आपने जो गोयल जी का अपॉइंटमेंट किया है नवंबर 18 2022 को, क्यों किया है, क्या सोच के आपने, कैसे कैसे आपने चुनाव किया, क्या क्या आपने सोचा कि और कोई कैंडिडेट तो नहीं है, और कोई अच्छा ऑफिसर तो नहीं है जो ईसी बन सके। यहां पे टॉप कोर्ट ने बोला था कि देखो हम स्क्रूटनाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि हम स्क्रूटनाइज नहीं करेंगे कि कैसे करेक्ट है कि नहीं है ये, अब गोयल जी का अपॉइंटमेंट हो गया तो हो गया, पर हम जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने कैसे सीईसी और ईसी का अपॉइंटमेंट किया है। अपॉइंटमेंट हो गया गोयल जी का, ठीक है। अब मार्च 2 जजमेंट में यही बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो हम इस बात पे बात नहीं करेंगे, अपॉइंटमेंट हो गया तो हो गया, लेकिन जो अपॉइंटमेंट हुआ है साफ बात है वो हेस्टिली फैशन में हुआ है। अरुण गोयल जी का अपॉइंटमेंट जब एक दिन पहले वो रिजाइन करते हैं, अगले दिन उनको आप अपॉइंट कर दे रहे हो, तो ये इसमें सोचने वाली बात है कि आपको इतनी क्या जल्दी थी, ऐसी क्या हरी थी, और जबकि मैटर ऑलरेडी पेंडिंग था बिफोर द कोर्ट। अच्छा, सही बात है। दूसरी बात ये कि ऑलरेडी आपको पता था कि जब इनका अपॉइंटमेंट हम कर देंगे तो भी इनके पास 2 साल से कम का कार्यकाल बचेगा। हमें यह पता है जो सीईसी का कार्यकाल होना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर्स का, वो 6 साल का होना चाहिए, 6 साल, या अगर उनकी एज हो रही है तो उससे पहले तक, तो 6 ईयर का कार्यकाल तो उनको वैसे भी नहीं मिलता। और आपको दिख रहा था कि अरुण गोयल जी के पास 6 साल का कार्यकाल नहीं होने वाला है, तब आपने उनको एकदम से अपॉइंट कर दिया। क्या वजह रही है, ये वजह हमें जाननी है, ठीक है। फिर इसके बाद ये हो गया, इनका अपॉइंटमेंट तो हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद एडीआर संस्था, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो एक वेबसाइट चलाती है बहुत अच्छी, आप भी कभी देखिएगा, myneta.info, ये बताती है कि आपके जो नेताजी हैं, आपके जो भी लीडर हैं, आपके जो भी लोग हैं, वो उनके ऊपर कितने सारे क्रिमिनल केस चल रहे हैं, उनकी कितनी संपत्तियां हैं, उनके और भाई भतीजे कौन कौन से डिपार्टमेंट में कहां कहां लगे हुए हैं। तो एडीआर संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स काफी ज्यादा योगदान करती है हमारी डेमोक्रेसी को बचाने में। और एडीआर की तो कई सारी रिपोर्ट हम देखते भी वैसे ही पढ़ते हैं, हमें जीएस4 में आंसर लिखने होते हैं, हमें जीएस2 में आंसर लिखने होते हैं, जब गवर्नेंस में हम लिखते हैं कि भाई कितने सारा, जो पूरे पॉलिटिक्स में कितने सारे क्रिमिनल्स आ रखे हैं, ये हो रखा है, वो रखा है, तो जरूरी है एडीआर की बात सुनना एक बार। अब एडीआर की बात सुनने के लिए फिर एक सुप्रीम कोर्ट की दोबारा 2 जज बेंच, डिवीजन बेंच, ये बैठती है। अब इस बेंच में होते हैं जस्टिस संजीव खन्ना जी और जस्टिस एसवीएन भट्टी जी। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले तो बोला कि देखो सुप्रीम कोर्ट की हमारी पुरानी बड़ी बेंच ने, 5 जजेस की बेंच ने 2 मार्च को 2023 को डिसीजन दिया था, तो दे दिया, ठीक है। वहां पे उन्होंने काफी कुछ बात कर ली। अब आप क्यों आए हो यहां पे, इन्होंने कहा, एडीआर ने कहा कि देखो सर हम इसलिए आए हैं, साफ बात है कि जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो आर्बिट्रेरी है और वायलेटिव है ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ईसी। कि साफ बात है जैसे भी इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है, ये अपॉइंटमेंट वायलेट कर रहा है हमारे इंस्टीट्यूशनल, जितना भी हमारा इंडिपेंडेंस हमने दे रखी है इसी को, वो पहली बात। दूसरा, अपॉइंटमेंट जो है वो आर्बिट्रेरी है, रैंडम है, कोई तुक नहीं है, इरैशनल है। अच्छा, यहां पे जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये तब हुआ है जब खुद ही सुप्रीम कोर्ट इस चीज को सुन रही थी कि कैसे अपॉइंटमेंट प्रोसीजर्स होने चाहिए। हमें याद है ना,
क्योंकि इन्होंने ही कहा फिर सर, आप ही की पुरानी बेंच ने, बड़ी वाली बेंच ने, 5 जजों ने मिलके ये बोला था, केएम जोसेफ जी की बेंच थी वो, ये वाली बेंच जो हमने पीछे अभी देखी है। अब ये इस बेंच ने बोला था कि सर याद रखिए, आप ही की बेंच ने इतनी बड़ी बात बोल दी थी कि अब हम सीजीआई सर को इन्वॉल्व करेंगे और प्राइम मिनिस्टर होंगे, इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, जो भी हो, अपनी सिंगल लार्ज पार्टी जो भी अपोजिशन में हो, साथ ही हमारे भाई सीजीआई हो, जो एक कमेटी बनाएंगे और फिर कमेटी अपॉइंट करेगी। क्या हुआ उस कमेटी का, कैसे हो गया गोयल जी का अपॉइंटमेंट? ये नहीं होना चाहिए। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बात ऑब्जर्व करी कि देखो, लॉ मिनिस्टर जो होते हैं वो नाम चुनते हैं 4 में से एक। अच्छा ठीक है, ये जो फाइल आई थी आपके पास 18 नवंबर को, उसी दिन आगे बढ़ जाती है, मूव्स द सेम डे, और प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी उसी दिन सिग्नेचर कर देता है कि हाँ ठीक है, ये भी नेम जो है बिल्कुल सही है, सब कोई दिक्कत नहीं है, एंड हम कोई कॉन्फ्रेंटेशन नहीं करना चाह रहे हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाह रहे हैं, हम बस ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या किसी जल्दबाजी में, किसी हेस्ट में, कोई बहुत जल्दी थी आपको, इतनी आपको टीयरिंग, इतनी आपको प्रेशरिंग हरी क्या थी, क्या बात थी, ये बता दो बस। अब वाई शुड वी गो इनटू द सेकंड टाइम? जब हमारी पुरानी बड़ी बेंच ने, 5 जजों की बेंच ने इसी डिस्कशन को वहां पर कर लिया था और केंद्र सरकार की सारी फाइलें मंगवा ली थी कि ले आओ, लाओ देखें आप कैसे अपॉइंटमेंट करते हो, क्या सोचते हो आप, क्या पॉइंटर्स लिखते हो, कैसे सेलेक्ट करते हो, कैसे किसी ऑफिसर को रिजेक्ट करते हो, वो भी देखना है हमें। अब हम क्यों उसमें दोबारा जाएं? इट विल अमाउंट टू स्टेपिंग इनटू देयर शूज वर्चुअली, कि ऑलरेडी हम 2 जजों की बेंच, अब आप तब भी हम आपकी एडीआर की बात सुन रहे हैं, ठीक है, पर जब 5 जजों की बेंच ने पहले फैसला दे दिया तो वो फैसला वहां पे कंक्लूसिव था। अगर उन्होंने उस चीज पे, गोयल जी के अपॉइंटमेंट के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन नहीं उठाया, ऑलरेडी उनके पास कागजात थे, सब डॉक्यूमेंट थे, जब उन्होंने नहीं किया तो हम क्यों करें? दे स्टिल चोज नॉट टू पास एनी ऑर्डर, तो हम क्यों दें? इफ दे वांटेड दे कुड हैव, तो कर दिए होते। इसीलिए हम इस पिटीशन को डिसमिस कर रहे हैं, हम आपके पिटीशन को, एडीआर की इस पिटीशन को हम इस बार नहीं सुन पाएंगे। अब ये याद रखना, कोर्ट ने कहा था कि हम मिस्टिफाइड हैं, हम परेशान हैं, हम ये वंडर कर रहे हैं क्या बात है कि ब्यूरोक्रेट अरुण गोयल जी, इन्होंने एक बार तो अपने वीआरएस देती है, ये भाई अपने वीआरएस देते हैं 18 नवंबर को, ठीक है 2022, और 18 नवंबर 2022 को आप वीआरएस देते हैं, और अगले दिन इफ ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द प्रपोजल, अगर इन्हें पता ही नहीं था कि ये ईसी बनने वाले हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये वीआरएस दे रहे हैं एक तरफ और अगले दिन ये ईसी बन जा रहे हैं। इन्होंने वीआरएस क्यों दिया, हमें तो ये जानना है, आप ये बता दीजिए कि अच्छा ठीक है। फिर एनजीओ जब गई थी, इन्होंने काफी कुछ बोला, इन्होंने कहा सर आप देखिए, हम गोयल जी के पर्सनल क्वालिफिकेशन में बात नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे, उनके ऊपर क्यों करेंगे, हम बात कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस और क्रेडिबिलिटी है, उस पर सवाल उठ रहा है सर। इलेक्शन कमीशन के पास बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा रोल है कि इतने बड़े देश के इतने फ्री और फेयर चुनाव करवाने होते हैं, अगर यहाँ पे हम कोई अगर ऐसी बात पूछना चाहे तो क्या नहीं पूछ सकते? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, हम बात सुन रहे हैं आपकी, पूछ रहे हैं हमने, लेकिन हमसे बड़ी बेंच ने, 5 जजों की बेंच ने जब बोल दिया तो हम उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, ना ही हम उनके ऑर्डर पे जाएंगे। अच्छा ठीक है, एडीआर ने यह भी बोला था कि हमारी ऑब्जर्वेशन जो है बहुत एडवर्स है, ठीक है, क्या है? हम बोल रहे हैं कि सेंटर और ईसीआई दोनों के दोनों, केंद्र सरकार यूनियन और इसके अलावा खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन दोनों ने ही ऐसे ऐसे हमें दिख रहा है, ऐसा पैटर्न दिख रहा है इनके एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन, इन्होंने ऐसे पार्टिसिपेट किया है इन अ वेरी केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड सिलेक्शन प्रोसीजर कि इनका सबका भला हो। बस आप ये बता दीजिए क्या इसमें हम गलत हैं? अच्छा, अब इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है एज ईसी टू द आर्बिट्रेरीनेस, यहां पे द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर गोयल इज ओवरशैडोड बाय द परसेप्शन ऑफ अ यस मैन, कि क्या पता ये यस मैन हो। अब क्या हो रहा है कि भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उस समय जब नहीं बोला था, यार हम से ना बोलवाओ, ये बड़ी बात हो जाएगी, हम नहीं बोल पाएंगे। अब ऐसा उन्होंने जब अपॉइंटमेंट उनका डिस्टर्ब नहीं किया तो हम कैसे करें? वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि भैया आपसे जो अपॉइंटमेंट होंगे वो अच्छे तरीके से होंगे, वो सीजीआई सर करेंगे। ओके फाइन। अब आप देखो ऑपोजिशन ने क्या बोला इस पे। तो कांग्रेस के जो ऑपोजिशन कांग्रेस के जो ये अपने सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी हैं केसी वेणुगोपाल जी, इन्होंने कहा कि देखो, इलेक्शन कमीशन की पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है। और आप याद करो कि जब मिस्टर अशोक लवासा जी, याद है आपको, अशोक लवासा जी जब इलेक्शन कमिश्नर थे, और इन्होंने क्या बोला था 2019 के इलेक्शन के दौरान, जब इन्होंने थोड़ी सी अपनी डिसेंट दिखा दी थी, और डिसेंट होती है कि डिफरिंग ओपिनियन, इन्होंने बोला था कि मैं खुश नहीं हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्लीन चिट मिल गई है, इन्होंने एमसीसी को वायलेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और उसके बाद
तो फिर पीएम मोदी जी को फिर क्लीन चिट दे दी जाती है। इन्होंने कुछ कुछ अपना डिसेंट दिखाया, इन्होंने बोला कि मुझे तकलीफ है ये ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं क्लीन चिट मिल सकती। इसके बाद इनको काफी कुछ परेशान किया गया, इनके ऊपर रिलेंटलेस इंक्वायरियां हो गई, इनके ऊपर काफी कुछ इनके ऊपर आरोप लगे, इनके ऊपर खूब इंक्वायरी चली इनके ऊपर। तो साफ बात है, इन्होंने कहा कि देखो ये समझ में आनी चाहिए कि ईसीआई को अगर ट्रांसपेरेंट रहना है, नॉन पार्टिजन रहना है, तो इनको एक्सप्लेन करें कि आज जो रेजिग्नेशन हुआ है, हाउ, वाई, क्या रीजन है, क्यों आप रीजन नहीं बता रहे हो कि अरुण गोयल जी के। अब टीएमसी के एक एमपी हैं साकेत गोखले जी, तो ये काफी कुछ लिखते हैं, काफी कुछ बताते हैं। इन्होंने कहा अब आप देखो क्या होगा बिफोर द 2024 लोकसभा इलेक्शंस, क्योंकि ऑलरेडी केंद्र सरकार ने एक एक्ट पास कर लिया है जिसमें ईसीस का और सीईसी का अपॉइंटमेंट कैसे होना है वो पता लग गया है। कैसे कैसे होगा, उसमें प्राइम मिनिस्टर, एक और मिनिस्टर, एक स्पीकर, और उसमें एक होंगे हमारे ऑपोजिशन। तो ऑपोजिशन आप ये सोचो कि ये कितनी कि एक जो केंद्र सरकार की मेजॉरिटी है यहाँ पे। अब ये जो चाहे जैसा भी चाहे ऑफिसर अपने आप से अपॉइंट कर लेंगे, अपॉइंट 2 आउट ऑफ द 3 इलेक्शन कमिश्नर। ऑलरेडी राजीव कुमार जी का जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो इलेक्शन कमीशन भाई जैसे भी होगा वो केंद्र सरकार का ही होगा। ये बात है सोचने वाली कि हमारे देश में इलेक्शन होने हैं, इस समय दोनों ईसीस का पद खाली है, खाली हमारे पास एक इलेक्शन, एक सीईसी बचे हुए हैं, एक सीईसी के ऊपर जिम्मेदारी चली गई है कि आपको संभाल कर कि अब आपको संभालना है। ये कितनी बड़ी दुविधा है कि देश में इलेक्शन अभी अभी होने हैं, इतने इतने बड़े लेवल के इलेक्शन होने हैं हमारे यहाँ, और अब हम देख रहे हैं कि ये सब हो रहा है। राजीव कुमार जी, साथ में अरुण गोयल जी, एक जो इकलौते ईसी थे गए, अब 1+2 मोर, एक तो है ही है प्लस ये 2, तो इन 2 का अपॉइंटमेंट अब होना है। ये अपॉइंटमेंट होना है, कौन होंगे, कब होंगे, इनका अपॉइंटमेंट होना तो नहीं भाई, होना पड़ेगा क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, इनके ऊपर बहुत ज्यादा काम आ जाएगा। तो जाहिर बात है कि ऑफिसर्स चाहिए, जाहिर बात है कि स्टाफ चाहिए, जाहिर बात है कि पूरा पूरा कमीशन अपने फुल स्ट्रेंथ पे काम करे, ऑलरेडी जब इलेक्शन सर पे आ चुके हैं। अब ये है कि अगले वीक में, यानी थर्सडे तक, हो सकता है थर्सडे फ्राइडे तक हमारा पूरा कैलेंडर आ जाएगा कि कहां कहां पे इलेक्शन फेज मैनर में कहां कहां पे होंगे, कितने कितने बार में हो जाएंगे। सो इलेक्शन के शेड्यूल से जस्ट पहले ये होना काफी कुछ टर्मोइल की स्थिति दिखाता तो है। विद दिस हम इस न्यूज को पॉज करते हैं, इसमें कुछ और डेवलपमेंट आएगा, विल टेक इट अप। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।